गवर्नमेंट एग्जाम्स की या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, वो सिविल इंजीनियरिंग में निकलती है। 60 to 70% बच्चे सिविल के प्लेस हो ही जाएंगे। तो इंटर्नशिप्स, अगर मैं स्पेसिफिकली कोर सिविल की बात करूँ तो बहुत सारी 18 LPA की उनकी प्लेसमेंट हुई है। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Here it is Gaurav Gupta. So guys, जैसा कि आप सब जानते हैं कि DTU की बीटेक की सभी ब्रांचेस का मैं 1 by 1 रिव्यू कर रहा हूँ एंड आज मैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का आपके सामने रिव्यू लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चंस को हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले एंड आज हमारे साथ चिराग है। हेलो चिराग। हेलो गौरव, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ यार। अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज चिराग झा। आई एम करेंटली अ थर्ड ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट DTU और आई एम हैप्पी टू जॉइन यू गौरव। थैंक यू सो मच भाई, इतने शॉर्ट नोटिस पर आप आए हो। और भाई फिर सेशन वगैरह को स्टार्ट करें हम? हाँ यार, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सो यार सबसे पहला क्वेश्चन तो मतलब यही रहेगा मेरा कि एक बार ना यार सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का ना ओवरव्यू दे दो कि मतलब क्या होता है एग्जैक्टली सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। एक बेसिक सा ओवरव्यू दे दो, देन हम स्पेसिफिकली क्वेश्चंस की तरफ चलते। ठीक है, तो यार सिविल इंजीनियरिंग जैसा कि मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग। सबसे पहले घर वर बनाने का ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग ही आई। तो जितने भी पुराने गुड कॉलेजेस है, सब में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच अवेलेबल होगी। और DTU की भी इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच एंड इट्स अ गुड कोर ब्रांच। अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी है एंड मतलब इसमें इसका जो एकेडमिक साइड है वो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। मतलब अगर आपको इसमें इसके एकेडमिक्स में ज़्यादा सच कोई डायनामिक चीज़ें नहीं दिखेंगी कि कल हर 2 साल में सिलेबस चेंज हो जा रहा है, ऐसा कुछ। काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांच है, काफ़ी सारे कॉलेजेस में है और इसका एलुमनाई नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा है बिकॉज अगेन ओल्ड ब्रांच है और बहुत सारे कॉलेजेस में। तो आपकी मतलब भाई कितनी रैंक आई थी यार जेईई मेंस में? यार मेरी 94 परसेंटाइल के आसपास थी। 55 to 60,000 के बीच में मेरी रैंक थी। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सिविल मेरा स्टार्टिंग से टारगेट नहीं था। मुझे था कि इलेक्ट्रिकल ईपी तक कुछ मिल जाए, इंजीनियरिंग फिजिक्स तक। आई डोंट नो अगर आपके चैनल पे अभी ईपी कवर हुआ या नहीं। तो ईपी का यही सिनेरियो है यार कि मतलब उस टाइम पे मैं थोड़ा सा डाइसी था कि पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने अपना एक पर्सनल डिसीजन था कि स्पॉट राउंड के लिए नहीं वेट करूंगा, पहले ही मैं सिविल को फ्रीज कर लूंगा। तो मैंने काफी सोच विचार के बाद सिविल फ्रीज कर ली थी कि सीम्स लाइक गुड कोर ब्रांच कर। ऑलराइट, तो मतलब बेसिकली ये रीजन था सिविल चूज करने का, पहले हाँ, टारगेट ईपी। यही रीजन था। पहले टारगेट ईपी या उससे कुछ ऊपर था, बट फिर वो मुझे लगा कि थोड़ा डाइसी है, मे भी मिले ना मिले। तो फिर मैंने और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करी। मुझे लगा कि यार सिविल में भी काफी अच्छा स्कोप है मेरे लिए पर्सनली। तो फिर मैंने सिविल फ्रीज कर ली। आई थिंक वो टाइम भी मतलब ऐसा टाइम होता है ना, उस टाइम पर दिमाग भी थोड़ा ऐसा ही रहता है कि फिर लास्ट टाइम पर पता नहीं क्या हम्म। हो, स्पॉट राउंड में क्या चीज हो ना हो, वो सबके साथ एग्जैक्टली, स्पॉट हम्म। राउंड में जाने वाला रिस्क मैं लेना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए मैंने पहले सिविल ही फ्रीज कर ली। आज के डेट में अगर बच्चे कट ऑफ देखेंगे तो उनको लगेगा कि स्पॉट में भी मुझे ईपी मिल जाती, बट उस टाइम पे सिचुएशन कुछ और थी। सो अब थोड़ा इस बारे में यार बता कि जैसे जो सिविल डिपार्टमेंट है डीटीयू के अंदर, वो कैसी मतलब फैकल्टीज उसमें कैसी है, सारी मतलब अच्छी फैकल्टीज है, क्या सीन रहता है, सारी चीजें बता दे। यार फैकल्टीज तो देखो सिविल की डिसेंट है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि खराब है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बाकी हाँ, हर कॉलेज में ना जो कोर की फैकल्टीज होती है स्पेशली, वो थोड़ी मिक्स्ड बैग होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज उसमें क्योंकि पुरानी पुरानी ब्रांचेज है ना, तो इनमें बहुत सारे पुराने प्रोफेसर भी होते हैं, कुछ कुछ नए प्रोफेसर भी होते हैं, थोड़े न्यू एज है जो मतलब अभी पिछले कुछ सालों में पास आउट हुए जो अब आज की डेट में प्रोफेसर है। कुछ बहुत पुराने प्रोफेसर भी है जो कि मतलब काफी सालों से इन कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। तो इन दैट केस उन सब पढ़ाने के स्टाइल में ना थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। कोई लीनियंट होता है, कोई स्ट्रिक्ट होता है, कोई बच्चों की डिमांड को समझता है, कोई नहीं समझता है। कोई प्रोफेसर अपने डिमांड को ऊपर रखते हैं, स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं। कुछ प्रोफेसर को थोड़ा बच्चों को सताने में मजा भी आता है। कुछ प्रोफेसर जेन्युइनली, बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जो मतलब हेल्प आउट भी कर देते हैं अगर आप उनसे हेल्प मांगोगे तो थोड़ा मिक्स्ड बैग टाइप का है फैकल्टी। तो बट उसमें फन भी है। मतलब अगर आप अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल बनेगा, आप मिल के उन प्रोफेसर के साथ अच्छे से मतलब डील करके एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आप बना सकते हो थ्रू आउट द 4 years। थोड़ा अगर आप स्मार्टली डील करोगे, आप समझ जाओगे कि कौन से प्रोफेसर को की क्या रिक्वायरमेंट है, किनको मार्क्स से ज्यादा मतलब है, किनको प्रैक्टिकल से ज्यादा मतलब है। ऐसे करके
यही सिनेरियो है प्रोफेसर्स का। तो बाकी अदरवाइज अगर प्रैक्टिकल वगैरह की फैकल्टी बोले, लैब्स वगैरह बोले, तो वो डिसेंट है, वेल इक्विप्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर है अगर लैब में तो कंप्यूटर ही नहीं चलता, या ऑपरेटर्स है तो ऑपरेटर्स ही नहीं चलता। कभी कभार ऑपरेटर्स में लोग जानबूझ के भी गलती करते हैं कि बच्चों को एरर भी आइडेंटिफाई हो जाए। मतलब अगर, ताकि प्रोफेसर्स को फिर समझ में आ जाता है कि हु आर द वंस ट्राइंग टू मैनिपुलेट द रीडिंग्स। तो वो चीज़ रहती है थोड़ा बहुत। बाकी लैब्स डिसेंट है और फैकल्टी भी अच्छी है। ऑलराइट, तो मतलब जीटीयू के अंदर मतलब सिविल में कोई अटेंडेंस वगैरह का वीटी रहता है या फिर नहीं रहता, सब ठीक रहता है? ये भी यार, ये भी बहुत मतलब ऑन पेपर तो है, देखो ऑन पेपर तो है ही है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है। हमने जैसे अभी अपने इतने सेमेस्टर्स बीत गए, मैंने काफी सारे ऐसे प्रोफेसर से भी डील करा जो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे अटेंडेंस पे, जिन्होंने मतलब अगर 75 का क्राइटेरिया तो 74.9 पे भी डिटेन करा है। और फिर ऐसे प्रोफेसर से भी मैंने डील करा है जो मतलब उनकी क्लास में कोई आया नहीं आया, उनको उनको कोई खास फर्क पड़ा नहीं, उन्होंने क्लास परफॉर्मेंस या मार्क्स के बेसिस पे ही पास कर दिया बच्चों को। पासिंग क्राइटेरिया वैसे भी डीटीयू का स्टैंडर्ड ही है अपना, 33% है, तो उतना लाने में ज्यादा इशू होता नहीं है बच्चों को। तो उस केस में भी मिक्सड ही रहता है प्रोफेसर्स का। बाकी हाँ, द परसेंट ऑफ प्रोफेसर्स जो अटेंडेंस को लेके स्ट्रिक्ट है वो कम ही है, मतलब 30-40% ही प्रोफेसर्स अटेंडेंस को लेके स्ट्रिक्ट है, बाकी तो थोड़े चिल है। ऑलराइट, तो मतलब ओवरऑल फैकल्टी देखा जाए जो डिसेंट फैकल्टी है, इतना ज्यादा कोई वरी करने की जरूरत हम्म। नहीं है, डिसेंट फैकल्टी। नहीं नहीं, अगर ऑलराइट। अगर आपने मतलब कहीं से ऐसे रूमर्स सुने हो ना कि काफी मतलब खड़ूस फैकल्टी है, तो वो मतलब हम्म, गलत है। ऐसा नहीं है, आप आके आराम से डील कर सकते हो। एग्जैक्टली। इस वीडियो का भी मतलब मेन मोटिव यही है ताकि आप सबको पता लग सके कि एक्चुअली में क्या फैकल्टीज है, कैसी सारी चीजें चल रही है। ठीक है। सो यार नेक्स्ट चीज ये बता, जैसे अभी तक इतना टाइम हो गया सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर, तो कौन सी ऐसी काफी चैलेंजिंग थिंग लगी कि मतलब सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ये काफी चैलेंजिंग तुझे फेस करना पड़ा एंड कैसे उसको ओवरकम किया? यार देखो, सबसे पहला चैलेंज तो ये, मैं चलो अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा केवल, बाकियों के भी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कि सिविल इंजीनियरिंग में होके टेक कर पाना और टेक अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। मतलब सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे ही है, तो अगर आपको एक डिसेंट ग्रेड वगैरह मेंटेन करके चलना है तो मतलब यू विल हैव टू स्टडी अ लिटिल बिट। तो क्योंकि सिलेबस अपना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसके साथ यूजुअली स्टूडेंट्स कोडिंग को साथ में लेके चलना थोड़ा डिफिकल्ट फाइंड करते हैं। मतलब इतना इजीली नहीं हो पाता जितना इजीली टेक ब्रांचेस कर सकते हैं। मतलब उनकी काफी काफी बार क्लासेस भी ऑनलाइन हो जाती है, हमारी क्लासेस ऑनलाइन नहीं करते रहते प्रोफेसर यूजुअली, बिकॉज एज आई सेड काफी सारे उनमें से ओल्ड स्कूल है, आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। कोडिंग साथ में कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और मतलब ऑन द सेम लाइंस टेक अपॉर्चुनिटीज भी सिविल वालों के लिए ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके अलावा यार, पर्सनली जैसे मैं बोलूँ तो आप कह सकते हो कि सिलेबस कंप्लीशन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग से ही, अगर आप ऑन पॉइंट नहीं हो ना, अगर आप डिले चल रहे हो क्लास में, या फिर मान लो अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है बाहर से, तो आप उसमें अगर स्टार्टिंग से ही ऑन पॉइंट नहीं चल रहे, तो एग्जाम से पहले आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। बिकॉज इसका सिलेबस मेरे पर्सनल ओपिनियन में इट इज समवॉट लाइक नेवर एंडिंग। मतलब आप कभी नहीं ऐसा बोल सकते कि हाँ मेरा सिलेबस 100% कंप्लीट है। कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपने जो पढ़ा उसके बाहर से पेपर में पूछ लिया। पीवाईक्यूज का पैटर्न भी यही सजेस्ट करता है एडीट्यूड में। सिलेबस कंप्लीशन थोड़ा मुश्किल है, तो यू हैव टू बी ऑन पॉइंट अ लिटिल बिट देयर। और तो यार बाकी जेनेरिक चैलेंजेस ही है कि जैसे जैसे थोड़े सीनियर ईयर्स आते जाते हैं तो लैब्स भी डिफिकल्ट होती जाती है। स्टार्टिंग में तो लैब्स इजी होती हैं, बट स्टार्ट सीनियर ईयर्स में लैब्स डिफिकल्ट होती जाती है और डिमांडिंग भी होती जाती है। बट ये आई गेस बहुत सारी ब्रांचेस के साथ ये सेम सिनेरियो है, ऐसा केवल सिविल में नहीं है। हाँ, तो इनको तो ओवरकम करने का तरीका यही है कि आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करो, दोस्तों वगैरह के साथ बातचीत बना के चलो, थोड़ा बहुत टीम वर्क की मिलजुल के काम कर रहे हैं और टाइम मैनेज करोगे तो सब कुछ निकल जाता है। ऑलराइट। सो यार अब जैसे ये चैलेंजिंग थिंग वगैरह की बात तो हो गई, अब जैसे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ना स्कोप के बारे में बता कि मतलब स्कोप क्या क्या साइड हो सकता है, टेक में, नॉन टेक में, कोर में। एंड एक हम सिविल इंजीनियरिंग के साथ हमेशा होता है इंजीनियरिंग एग्जाम्स काफी ज्यादा रिलेटेड रहते हैं, मतलब जो बाद में हम हम्म। एग्जाम्स दे सकते हैं, इंजीनियरिंग नहीं बाद में जो हम एग्जाम्स देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में बता दे ताकि क्या है सब जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं उनको एक आइडिया लग जाए क्लियर कि मतलब ये मैं बाद में जाके कर सकता यार देखो, पहले टेक से ही स्टार्ट करते हैं, ज्यादातर लोगों का वही गोल रहता है, जैसा मैंने अभी भी बोला हूँ। था
सिविल के थ्रू टेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट डेफिनेटली इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर साल ऐसे हम अपना अपने सीनियर्स निकलते हैं जो मतलब कोडिंग में अपने आप को 3 साल डेडिकेट करके डीएसए वगैरह सब कुछ कंप्लीट करते हैं, और वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट क्रैक कर पाते हैं। अगर ऑन कैंपस नहीं तो ऑफ कैंपस भी डेफिनेटली लिंक्डइन वगैरह के थ्रू, कोल्ड मेलिंग के थ्रू ये सब क्रैक कर लेते हैं। तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज आपको पता है, मतलब पता होगा यार कि जो कंपनीज आ रही है वो थोड़ा सा प्रेफरेंस ऑर्डर में सिविल को नीचे रखेगी। अगर बिल्कुल ही टॉप कंपनीज है, जैसे फैंग कंपनीज हैं, फेसबुक, अमेजोन, एप्पल वगैरह, तो ये सिविल को या तो अलाउ ही नहीं करती बैठने को प्लेसमेंट में, या फिर बहुत नीचे रखती है प्रेफरेंस में, तो उससे ऊपर ही बंदे सिलेक्ट हो जाते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। बाकी उसके नीचे वाले टीयर के जो पैकेजेस हो गए, 15 to 20 लाख एलपीए के बीच के जो पैकेजेस हो गए, उनमें जो कोर कंपनीज, या सॉरी उनमें जो टेक कंपनीज आती हैं, वो अलाउ करती है सिविल को भी बैठने को, या फिर वो ओपन फॉर ऑल ब्रांचेस रहती है, तो उनमें यू हैव अ चांस टू कम्पीट। हाँ, इसमें बस मेरी छोटी सी टिप यही रहेगी कि वो लोग जो टेक को एम कर रहे हैं सिविल में एडमिशन लेने के बाद, या और किसी कोर ब्रांच में एडमिशन लेने के बाद, यू जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि आपको एक डिसएडवांटेज है आपकी ब्रांच का, तो आपको उसको एडवांटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय बिकमिंग बेटर देन की एवरेज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो एवरेज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट अगर 3 प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना यार अपनी सीवी में लिखने के लिए, तो तुम 4 बनाओ। अगर वो 2 लैंग्वेज सीख रहा है तो तुम 3 पे मास्टरी करो, तो तुम उससे बेटर स्किल्ड दिखोगे, डिस्पाइट बीइंग इन अ सो कॉल्ड लेसर ब्रांच। तो ये छोटी सी टिप रहेगी टेक प्लेसमेंट लेने के लिए। तो इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नॉन टेक में तो काफी प्लेसमेंट होती है यार। नॉन टेक ऑलवेज ओपन फॉर ऑल ब्रांचेस ही रहती है। नॉन टेक में जैसे डेटा एनालिस्ट के रोल्स हो गए, आपके मतलब मैनेजमेंट वगैरह से रोल्स हो गए, बिजनेस डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सब के रोल्स हो गए। इन सब में प्रोडक्ट वगैरह के रोल्स, इन सब के लिए तो खुली रहती है ज्यादातर। तो इनमें क्या, इनका प्लेसमेंट प्रोसेस तो काफी जेनेरिक रहता है, कि इनके इंटरव्यूज में जेनेरिक चीजें ही पूछेंगे, आपके पर्सनैलिटी को टेस्ट करेंगे। उससे पहले जो ऑनलाइन असेसमेंट रहता है वो सबके लिए कॉमन ही रहता है, उसमें मेंटल एबिलिटी, मैथ सबके लिए बराबर आती है। तो उसमें यू हैव एन इक्वल चांस टू क्लियर इट। उसमें फिर ब्रांच का इतना आई डोंट थिंक डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें, बट सीजीपीए काफी मैटर करती है। तो आपकी ब्रांच इतनी मैटर नहीं करेगी, बट आपने उस अपनी ब्रांच में परफॉर्म कैसा किया, आपकी थ्रू आउट 3 to 4 years आपकी सीजीपीए कितनी मेंटेन थी, वो जरूर मैटर करती है। तो और आपकी अगर एक डिसेंट सीजीपीए है, 8.5 से ऊपर है, 8 से ऊपर है, 8.5 मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा। इवन बेटर अगर आप 9 मेंटेन कर पाओ तो इन दैट केस तो आपके लिए नॉन टेक प्लेसमेंट्स काफी इजी हो जाती है। बाकी यार सिविल की जो मेन अट्रैक्शन है वो है उसकी कोर अपॉर्चुनिटीज, कोर सिविल इंजीनियरिंग अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि जब हम 3 कोर ब्रांचेस को कंपेयर करें ना, जो 3 मेन है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, तो उसमें सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, वो सिविल इंजीनियरिंग में निकलती है मोस्टली। तो वो भी एक काफी बड़ा रीजन रहता है, मेरे लिए भी पर्सनली एक बड़ा रीजन था सिविल ज्वाइन करने का। तो यही सिनेरियो रहता है यार कि मतलब कोर कोर अपॉर्चुनिटीज काफी एक तो एंटाइसिंग भी रहती है उनमें, जो आपको एक बार आपकी वहाँ जॉब लगी तो जो वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वो काफी लोगों को मतलब अट्रैक्टिव लगता है, एंटाइसिंग लगते हैं। प्लस वो अपॉर्चुनिटीज है भी ज्यादा। तो अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो गए, प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर पा रहे हो, तो कोर अपॉर्चुनिटीज काफी सारी है। सो जस्ट छोटे मतलब मैं कुछ एग्जाम्स का अगर नाम ले लेता हूँ, जस्ट अगर किसी को रिसर्च करने का मन हो इनके ऊपर, तो आपके पास गेट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज ईएसई हो गया, एसएससी जेई हो गया, ये सब कुछ टॉप प्रेफरेंस, और स्टेट जेईज हो गया, ये सब कुछ टॉप प्रेफरेंस के एग्जाम्स है जो सिविल इंजीनियरिंग वाले देते हैं। उनको क्लियर करते हैं और मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाते हैं। वो भी एक काफी बड़ा मेन अट्रैक्शन है। उसमें फिर आपका कॉलेज का बहुत खास रोल नहीं रहता है। उसमें बस आपको ये है कि कॉलेज में डिसेंट सीजी मेंटेन करके चलो आप, कॉलेज की पढ़ाई अच्छे से करते रहो, बिकॉज वो सेम चीज आगे गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछी जाएगी। पर्सनली घर जाके वापस या हॉस्टल जाके वापस आप डेली कुछ घंटे आप डेडिकेटेडली प्रिपरेशन को दो, ताकि आप 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप रेडी रहो वो एग्जाम देने के लिए। यही है ऑलराइट स्कोप तो, मतलब 3 मेन स्कोप तो यही हो गए। ऑलराइट, तो मतलब सारी चीजें ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली है इसमें, टेक, नॉन टेक, कोर, एंड कोर के अंदर ही वो एग्जाम्स वाली बात भी हमने कवर अप कर ली है। सो देखा जाए तो काफी ज्यादा स्कोप रहता है। टेक साइड चांसेस कम रहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल कोई बंदा कर ही नहीं सकता है। ठीक है ना, तो टेक साइड भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एवरेज से ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, एंड थोड़ा सा टफ रहता है इस वजह से है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है कि टेक साइड हम जा ही नहीं सकते। ठीक है ना। हाँ, सो अब यार इम्पॉसिबल तो थोड़ा किसी प्ले, हालत में नहीं है। हाँ, ऑल राइट। सर थोड़ा सा ना, आप जैसे ये बता कि प्लेसमेंट स्टैट्स वगैरह का क्या हाल है सिविल इंजीनियरिंग में, एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट, एंड तीनों सेगमेंट के हिसाब से ही बता दियो।
ठीक है, तो तीनों सेगमेंट के हिसाब से ही चलते हैं फिर। पहले टेक पे ही फोकस करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि टेक में थोड़ा सा अपना स्कोप कम रहता है, तो इसीलिए ऐसा रहता है ना कि यार जो बिल्कुल ही टॉप कंपनीज है, जैसे आपकी फैंग हो गई, उबर वगैरह हो गई, एटलासियन, ये सब जो काफी हाई पैकेज ऑफर भी करती है, वो फिर मतलब या तो सिविल के लिए ओपन ही नहीं होती, और अगर होती है तो उनको थोड़ी लो प्रायोरिटी पे रखती है। तो जब तक वो सिविल के बंदों को शॉर्टलिस्ट करने पे आएंगे, तब तक वो मतलब ऑलरेडी अपने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर चुकी होती है। तो अगर मतलब उनमें अगर आपको प्लेस होना है, तो या तो ऐसा हो कि यार आपके कॉलेज में वो कंपनी आपके लिए ओपन हो, या फिर आप उनमें फिर ऑफ कैंपस अप्लाई करो, और लिंक्डइन वगैरह के थ्रू, वहाँ के एचआर को कॉल मेल करके, या फिर उनके कभी कभार कोडिंग कॉम्पिटिशन होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो एग्जैक्टली। उन सबको क्लियर करके फिर उनके थ्रू अप्लाई करो। नहीं तो यार वैसी वाली जो टेक कंपनीज है जो 15 to 25 की बड़ी रेंज में जो ऑफर कर रही है ना, तो वो यूजुअली सबके लिए खुलती है। तो वहाँ फिर सिविल वालों का भी स्कोप रहता है कि मतलब वहाँ वो compete करके क्लियर कर सकते हैं वहाँ के प्लेसमेंट राउंड को। तो इन दैट केस फिर तुम मतलब प्लेसमेंट का भी आइडिया लग ही गया होगा कि 15 to 20, 25, 22 की इस रेंज में, मतलब इतना एलपीए की रेंज में टेक में आपकी प्लेसमेंट लग रही होगी। लास्ट ईयर ओके। का जहाँ तक मुझे याद है, मतलब इस साल की जो बैच पास आउट हुआ है, इसमें हाईएस्ट प्लेसमेंट टेक में हुई है। एक सीनियर है हमारे, उन मतलब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो 18 एलपीए की उनकी प्लेसमेंट हुई है ओके। अमेरिकन एक्सप्रेस में। तो ऑलराइट। और वो टेक में हुई है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, और वो सिविल ऑलराइट। से। तो ये ओके। रेंज रहती है यूजुअली 18, 22, 21 लाख, इतनी आपको टेक में मिल जाएगी बीइंग फ्रॉम सिविल। ओके। हाँ, मैंने सर्कमस्टेंस बता दिया कि कौन सी टाइप की कंपनीज में मिलने के हायर चांसेस है। ऑलराइट। जहाँ तक नॉन टेक की बात है, वो तो खुले ही रहते हैं मोस्टली। नॉन टेक तो सारी मेजोरिटी ब्रांचेस के लिए ओपन होती है, उनको अपने एंड से बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट चाहिए होता है। और नॉन टेक कंपनीज का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर भी काफ़ी सिंपलिस्टिक ईजी रहता है कि मतलब वो सबके लिए कॉमन है, कि सबके लिए कॉमन ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होगा, जिसमें उन लोगों को वो मिलेगी, मतलब मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, फिर कॉमन एग्जैक्टली। इंटरव्यूज होंगे, हम्म। के एस्टिमेट वगैरह, वो सबके लिए कॉमन है। तो उसमें फिर सिविल का भी इक्वल चांस रहता है। अगर आप अच्छे कैंडिडेट हो, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो प्लेसमेंट्स के लिए, आपकी सीवी अच्छी है, तो डेफिनेटली आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तो वहाँ तो यार वही अगेन सेम रेंज रहती है, 20 to 25 एलपीए की रेंज रहती है नॉन टेक में। 20-25 मैक्स है आई गेस, इससे ऊपर तो जाना थोड़ा मुश्किल ही है, ओके। अनलेस अगर आप मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना क्लियर कर लो अपने बलबूते पे। ओके। तो इसमें जैसे कुछ रोल्स के मैं नाम लूँ, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस मैनेजर, डेटा एनालिस्ट, इन सब रोल्स के लिए नॉन टेक रोल्स होती है ये तो इनमें आपकी प्लेसमेंट होती है। इसमें टॉप कंपनीज इनमें भी रिक्रूट करती है। और यहाँ यार लास्ट ईयर का जहाँ तक मुझे याद है, तो आई गेस सिमिलर रेंज में ही था यार, 18-19 एलपीए की रेंज में था। शायद फ्लिपकार्ट स्प्रिंकलर टाइप की कंपनीज ने नॉन टेक रोल्स के लिए रिक्रूट किया है, ओके। जिसमें सिविल के बंदे भी, सिविल एनवायरनमेंट के बंदे भी रिक्रूट हुए हैं। और हम्म। बाकी जहाँ तक कोर की बात है, तो कोर में एक चीज है यार कि अगर आपको सिविल कोर में जाना है, तो ऑल्दो ऑन कैंपस कंपनीज आती है, बट कम आती है। तो आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मतलब अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसको सिविल की कोर प्लेसमेंट चाहिए, तो आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते कॉलेज की प्लेसमेंट सेल पे कि ओके। हाँ आपको कॉलेज की प्लेसमेंट के थ्रू कोर मिल जाएगी। हम्म। बिकॉज यू नेवर नो हाउ मेनी कोर कंपनीज ओपन फॉर योर कॉलेज। कोर कंपनीज जो होती हैं सिविल की, वो अपने एग्जाम्स के थ्रू रिक्रूट करना प्रेफर करती हैं, ऑन कैंपस रिक्रूट करना वो कम प्रेफर करती हैं। प्लस सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप एक ओके। एक्सपीरियंस्ड सिविल इंजीनियर हो जिसको ऑन साइट एक्सपीरियंस है, तो आपकी वैल्यू फिर 2 फोल्ड 3 फोल्ड हो जाती है सडनली। तो इसीलिए डायरेक्टली बीटेक के बाद कंपनी इतना रिक्रूट नहीं करना चाहती है। तो जितनी भी कम कंपनीज आती हैं, बट वो फिर काफ़ी वैल्यूएबल हो जाती है इन दैट केस, बिकॉज कुछ पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर यूनियंस हो गए, जैसे तुम्हारा ओएनजीसी हो गया, गेल, आईओसीएल, ये सब कुछ कुछ कॉलेजेस में। और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स भी, जैसे मान लो आप किसी स्टेट कॉलेज के हो और वहाँ की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूट कर लिया, वहाँ के स्टेट वाटर बोर्ड ने सिविल इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूट कर लिया, ऐसे हम्म। होता है स्टेट कॉलेजेस में। तो इन दैट केस वो कोर प्लेसमेंट्स काफ़ी वैल्यूएबल हो जाती है, और वो फिर पैकेज भी अच्छा ऑफर करती है। तो उनके लिए तो कोई स्पेशल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपकी कोर सीवी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपने अच्छी इंटर्नशिप्स करी हुई है कोर इंजीनियरिंग में, आपकी अच्छी सीजीपीए है, एंड आप अपने इंटरव्यूज के थ्रू यू शोड डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सब्जेक्ट, कि आपने 4 साल में अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा।
इतना करने पे कोर प्लेसमेंट्स भी कवर हो जाती है, और इनका भी पैकेज 15 एलपीए के आसपास रहता है। बट इसमें ये है कि फिर जैसे जो बहुत हाई पैकेजेस रहते हैं ना यार, सबने ये चीज सुनी होगी, आज की डेट में लोग अवेयर है कि जो 40 एलपीए 50 एलपीए सीटीसी होता है, उसका इन हैंड इज नॉट 50 डिवाइडेड बाय 12 या 40 एग्जैक्टली। डिवाइडेड बाय 12, इन हम्म। हैंड ऑब्वियसली कम होता है। एग्जैक्ट। बट जो कोर कम होती है उसमें फिर इन हैंड ज्यादा मिलता है, बिकॉज उसमें अदर कंपोनेंट्स कम होते हैं। ये थोड़ा एडवांटेज है। ऑलराइट। ये सो प्लेसमेंट सिनेरियो। एग्जैक्टली। अब जैसे अगर हम तीनों का ब्लेंडेड देखेंगे, टेक नॉन टेक एंड कोर का, तो एक एवरेज क्या निकल कर आएगा आपके हिसाब से सिविल में? एवरेज या सिविल में तुम मान सकते हो 11 to 12 एलपीए, और 11 12 13 एलपीए, ये एवरेज रेंज मतलब सेफ टू अज्यूम है। मैं सारे कॉलेजेस के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ ओके। डीटीयू में बात करें तो 10 to 11 एलपीए रहता है। ऑलराइट। सो अब प्लेसमेंट के बारे में बात हो गई, थोड़ी स्कोप के बारे में भी बात हो गई। अब यार थोड़ा सा इंटर्नशिप से रिलेटेड बातें बता दे कि मतलब क्या इंटर्नशिप ऑन कैंपस टफ रहती है, इजी रहती है, ऑफ कैंपस में कैसा स्कोप रहता है, थोड़ी इन चीजों के बारे में बात करते या देखो, इंटर्नशिप से रिलेटेड सबसे पहली एडवाइस तो मैं सबको यही दूंगा कि इंटर्नशिप मतलब पहले ना आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए कि आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो या तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग चीजें गूगल करके, अलग अलग टाइप के लोगों से बात करके। अनदर वे ऑफ एक्सप्लोरिंग इज एक्चुअली डूइंग इंटर्नशिप्स। तो हैं। आप एक लैंग्वेज सीखो, पाइथन फॉर एग्जांपल, आपने एक लैंग्वेज सीखी, फिर आप पाइथन पे बेस्ड 1 महीने की एक इंटर्नशिप ट्राई करो। देखो आपकी आपको वो चीज़ पसंद आ रही है कि नहीं। फिर आप एक्सेल सीखो, डेटा एनालिस्ट की एक इंटर्नशिप 1 महीने की 2 महीने की ट्राई करो, वो चीज़ देखो आपको पसंद आ रही है कि नहीं। आपने अपना कोर सब्जेक्ट पढ़ा, योर सीजी इज डिसेंट, अप्लाई फॉर एन ऑफ कैंपस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वहाँ कोर इंटर्नशिप के लिए ट्राई करो। देखो वो चीज़ तुम्हें पसंद आ रही है कि नहीं। ये एक अप्रोच होती है जो काफ़ी बच्चे फॉलो करते हैं। बाकी बच्चे जो फॉलो करते हैं वो अपना मतलब गोल पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर काफ़ी सारे इंटर्नशिप्स करते हैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही अप्रोच ठीक है। मैं पर्सनली सेकंड अप्रोच वाला था, मुझे ये चीज़ सॉर्टेड थी कि मेरे को कोर सिविल में ही जाना है। तो फिर मैंने जितनी इंटर्नशिप्स करी वो कोर फील्ड से रिलेटेड ही करी। तो इंटर्नशिप्स अगर मैं स्पेसिफिकली कोर सिविल की बात करूँ तो बहुत सारी अवेलेबल है। ऑन कैंपस हो सकता है कम आए, बट ऑफ कैंपस तो यार बहुत सारी अवेलेबल है, और उनका एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी इजी। आपको बस ध्यान रखना है उनकी डेट्स का कि कब वो कंपनीज ओपन हो रही है। उनके कुछ फॉर्म्स होंगे, आपको उनका फॉर्म भर के जो उनको डिटेल्स चाहिए होंगी, आपको उनको डिटेल्स या तो बाय मेल सेंड करनी होगी या बाय पोस्ट सेंड करना होगा। ज़्यादातर कंपनीज आपको आपके सीवी और आपके डिटेल्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर लेती है सिविल कोर में। वो कुछ प्राइवेट कंपनीज हो सकती है, जैसे एल हो गए, रिलायंस हो गया, अल्ट्राटेक हो गया। ये लोग हो सकता है आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी ले ले, बट फिर इनमें भी आपकी बेस्ड ऑन कोल मिलिंग, एचआर मिलिंग वगैरह इंटर्न लग सकती है आराम से ऑफ कैंपस। ऑन ऑलराइट। सो यार अब हमने काफी सारी बातें कर ली, स्कोप, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, फैकल्टी, सब चीजों से रिलेटेड। अब एक छोटा सा ना रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है? इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे एंड 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के अंदर आंसर करना है। ऑलराइट। ठीक है। ठीक है, तो चल भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई जेंडर रेशियो बता, कैसा क्या हाल है सिविल में? खराब, अगर वन वर्ड में बोलूँ तो। थोड़ा सा अगर एक्सपैंड करूँ तो यार 1:10 1:15 टाइप का रेशियो है भाई। अच्छा तो म- नहीं है। मतलब 70 में 7 ऐसे कुछ? हाँ ऐसा ही है, मेरी क्लास में एग्जैक्टली ऐसा ही है, अच्छा 70 में भाई, 7। ठीक है। फिर भी। एंड नेक्स्ट वन इज दैट, कोई ऐसी 3 स्किल बता जो अभी तक कॉलेज में डेवलप कर ली हो। अच्छा यार, 3 स्किल देखो, फर्स्ट ऑफ द टॉप ऑफ माई वुड बी नेटवर्किंग। डेफिनेटली मैंने कॉलेज में आके काफ़ी नेटवर्किंग करी है, कॉलेज के सीनियर्स के थ्रू, सोसाइटीज़ के थ्रू, इंटर्नशिप्स के थ्रू। सेकेंड यार, डिज़ाइनिंग, कुछ डिज़ाइन सॉफ्टवेयर वगैरह सीखे सोसाइटीज़ के लिए काम करते हुए, इंटर्नशिप्स के लिए काम करते हुए। डिज़ाइनिंग एक मेजर स्किल है जो मैंने गेन करी। और यार आई गेस तुम कह सकते हो टाइम मैनेजमेंट, वो हर कॉलेज स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है अगर आपको एग्जैक्टली। सक्सेसफुल होना है। ऑल राइट। एंड सिविल इंजीनियरिंग को लेकर लोगों के माइंड में क्या मिसकॉन्सेप्शन रहता है तेरे हिसाब से? यार सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इज कि सिविल इंजीनियरिंग इज अ डेड ब्रांच। ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो लोग बिल्कुल मतलब वैसे हार्डकोर काफी रहते हैं ना कि हमें सीएसई लेनी है, वो हम्म। लोग हो सकता है आपको ऐसी एडवाइस दे कि सिविल डेड ब्रांच है। बट ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप सिविल इंजीनियरिंग को अगर थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च करोगे तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज है। चलो भाई, रैपिड फायर राउंड तो अब हमारा एंड हो चुका है। अब लास्ट में 1-2 क्वेश्चंस बचे हैं, उनको करके फिर सेशन को रैप करते हैं। ओके। ठीक है। ओके। और सर अब थोड़ा सा इसको प्रोडक्शन के साथ कंपेयर कर कर बता कि कैसी ब्रांच है प्रोडक्शन वर्सेस, अगर हम सिविल को देखेंगे तो क्या पॉइंट्स आते हैं सामने?
अच्छा, देखो यार, प्रोडक्शन में जैसे मेरे 2-3 दोस्त हैं, मुझे बहुत आइडिया तो नहीं है, मैं बताऊँगा ऑनेस्टली। मैंने उनसे जो बात करी है, उन उसके अकॉर्डिंग में अगर कंपेयर करूँ तो प्रोडक्शन इज़ अ सब ब्रांच जो मैकेनिकल से डिराइव किया है, जो जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग से डिराइव्ड है, वैसे प्रोडक्शन मैकेनिकल से डिराइव्ड है कुछ हद तक। तो मैकेनिकल के कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस पे वो चीज़ फोकस करता है। तो मतलब अगर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए ना, तो यू शुड प्रेफर अ ब्रॉडर ब्रांच लाइक सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको टेक, नॉन टेक, कोर, रिसर्च सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ओके। प्रोडक्शन ब्रांच क्योंकि नहीं है, प्लस एक डिराइव्ड ब्रांच है, तो हो सकता है उसमें उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ना मिले। तो अगर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा चाहिए एक्सप्लोर करने की, तो मैं सिविल डेफिनिटली बोलूँगा। बट अगर आपको मैकेनिकल की साइड जाना है और आपको मैकेनिकल नहीं मिल पा रही, तो फिर मैं बोलूँगा कि हाँ, डेफिनिटली फिर आप प्रोडक्शन ले लो सिविल से। मतलब ऐसा नहीं है कि फिर आपको सिविल में आने की ज़रूरत है। अगर आपको मैकेनिकल जाना है और आपको मैकेनिकल नहीं मिल पाई, तो फिर आप प्रोडक्शन ले सकते हो। प्रोडक्शन में जहाँ तक मैंने सुना है, वर्कलोड भी सिविल से थोड़ा कम है, फैकल्टी थोड़ी ज़्यादा चिल है। तो अगर मतलब वो आपके लिए अगर एक फैक्टर है कि आपको कैट वगैरह के लिए प्रिपेयर करना है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, आप कॉलेज में उतना टाइम नहीं दे सकते, आपको चिल फैकल्टी चाहिए, हम्म। तो उसके लिए हो सकता है कि आप प्रोडक्शन को प्रेफर करो सिविल से ऊपर। बाकी सिविल ओल्डर ब्रांच है, तो ऑब्वियसली इसका अलुमनाई नेटवर्क ज़्यादा है। तो अगर आपको उस चीज़ को टैप इन करना है कि आपको कहीं फॉरेन सेटल होना है, या फिर आपको किसी से ऑफर लेटर वगैरह, सॉरी, आपको रिकमेंडेशन लेटर वगैरह चाहिए, तो वो सब आपको ज़्यादा अवेलेबल सिविल में होगा इजीली। ऑल राइट। सो भाई, अब बिल्कुल अब लास्ट में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे व्यूअर्स को कि मतलब जो भी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लेने का सोच रहे हैं, या फिर अभी वो जैसे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में ही है, आपके जूनियर्स हैं, सो आप उनको क्या एडवाइस अपनी तरफ से देना चाहेंगे? यार, उनको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि मतलब तुम अपनी ब्रांच को ऐसे मत समझना कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। मैं ये बोलूँगा ज़रूर कि एक्सप्लोर करते रहो डेफ़िनेटली। 10 तरीके की चीज़ें एक्सप्लोर करो, टेक, नॉन टेक, कोर, रिसर्च प्रोजेक्ट्स वग़ैरह, नेटवर्किंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो। बट इस सब के चक्कर में अपना मतलब पढ़ाई को बिल्कुल पीछे मत कर देना। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अगर तुम डिसेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट डालोगे ना स्टडी में, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि इलेक्ट्रिकल में आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है, डिफिकल्ट ब्रांच है। और कुछ ब्रांचेस है जो ईज़ी है, जिनमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सिविल समवेयर इन द मिडल आता है। तो डिसेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट डालोगे तो अच्छी सीजी मेंटेन कर पाओगे, और अच्छी सीजी का 4 साल के अंत में कहीं न कहीं डेफिनिटली फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे बिल्कुल इग्नोर मत करते चलना अपनी ब्रांच को, चाहे तुम्हारी कोई भी ब्रांच हो, ज़रूरी नहीं है सिविल ही है, बट सिविल वालों के लिए तो स्पेसिफिकली कि अपनी ब्रांच को अच्छे से पढ़ते रहो, बिकॉज़ ये 4 साल के एंड में कहीं न कहीं तुम्हें बेनिफिट ज़रूर देगी। इवन इफ यू डोंट वांट टू परस्यू सिविल इंजीनियरिंग, एट लीस्ट अ गुड सीजीपीए विल हेल्प यू। लेकिन अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग परस्यू करना है, अगर आपका वही पैशन है या आपका वही टारगेट है, तब तो डेफिनिटली पढ़ाई पे अपना ध्यान दो, बट एक्सप्लोर करना कभी मत छोड़ते रहना। एक्सप्लोर पूरे 4 साल कॉलेज के आराम से करते रहो। ओके, सो थैंक यू सो मच चिराग फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। यार बहुत अच्छा लगा बात कर कर, एंड काफी अच्छी तरीके से सारे स्टूडेंट्स को पता लग गया सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गौरव, इट वाज़ माय प्लेज़र। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज के कंप्लीट वीडियो के अंदर हमने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट होता है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काफी सारे लोग आप में से कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि हमें एनवायरमेंटल एंड प्रोटेक्शन का भी वीडियो जल्दी से लाकर दो। यार उसकी भी तैयारी चल रही है बिल्कुल। जैसे मैं किसी सीनियर या बैचमेट के साथ एक बार कॉन्टैक्ट हो जाए मेरा, देन मैं उसकी भी जो है वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। चिंता मत कीजिए, सीरीज को बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगा मैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग आउट।